E2 बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा बहुत सीरियस नेचर का यूएस बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा है जो कि सीरियस एंटरप्रेन्योर्स और उन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए है जो यूएसए में अपना बिजनेस लेजिटिमेट ग्राउंड्स के ऊपर इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं और जिनके पास एक विजन है जो अपने विजन को कन्वर्ट करके अपने बिजनेस में उसको बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। E2 की सक्सेस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर और आपकी कैपेसिटी के ऊपर जो आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपकी कैपेबिलिटीज जो है उसको चेक किया जाता है। इस वीडियो में मैं चंद ऐसे सवाल जो है उनको डिस्कस करूंगा डिटेल से जिनको समझने के बाद आपको ये आइडिया डिटेल के साथ हो जाएगा कि क्या E2 आपके लिए सूटेबल है, यूएस का इन्वेस्टर वीज़ा आपके लिए सूटेबल प्रोग्राम है या नहीं है, और इससे आपको डिटेल में फ्यूचर में अपने बिजनेस, अपने बजट और अपने प्लान को फाइनलाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh and I'm a business consultant and investment migration expert based in the USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में हम फॉरेन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को जो यूएसए में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं उनको कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो में मैं चंद ऐसे सवाल जो बहुत कॉमनली मेरे से फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो पाकिस्तान मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी तरफ से किया जाता है, उनको डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा तो कि आपको ये समझने में आसानी देंगे कि क्या E2 वीज़ा आपके लिए है या नहीं है। तो सबसे पहला जो सवाल जो सबसे ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है वो ये है कि E2 में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो किया जाना चाहिए जो कि E2 को क्वालिफाई करे। अब ये सवाल एक इससे एज अ कंसल्टेंट मुझे ये इन्फॉर्मेशन या ये आइडिया मिलता है कि आपको अपने बिजनेस के बारे में या यूएस की मार्केट के बारे में खुद क्लियर होना चाहिए, ना कि एज अ कंसल्टेंट मैं आपको ये बताऊं या कोई भी दूसरा बंदा आपको ये बताए कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। बिकॉज बिजनेस सिलेक्शन जो है वो एक बड़ा सीरियस मैटर है। एंड ऑफ द डे पे आपने बिजनेस आपने चलाना है, आपने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरह के बिजनेसेस में कंफर्टेबल हैं और कैसा बिजनेस आप चला सकते हैं। आप एज ए कंसल्टेंट से ये तो पूछ सकते हैं कि आप कोई भी एक फलाना बिजनेस जो है वो आप करने जा रहे हैं तो उस बिजनेस का पोटेंशियल मार्केट में कैसा है या उस बिजनेस का स्कोप कैसा है, आप ये सवाल तो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि आपको कौन सा बिजनेस होना चाहिए तो ये सवाल, इसका जवाब यकीन करें कि थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए आपको गाइड करना। वो इसलिए कि आपका बैकग्राउंड हमें नहीं पता, आपका पोटेंशियल नहीं पता, आपकी कैपेसिटी नहीं पता, आपका कैलिबर नहीं पता। अगर आपको जो है वो आप अगर एक इंजीनियर हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेडिकल फील्ड का जो प्रोफेशन है वो बड़ा अच्छा चल रहा है तो वो आपके लिए यूजलेस है। इस तरह मार्केट में एक 100 तरह के बिजनेसेस हैं, तो ये डिफाइन करना एज अ कंसल्टेंट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कौन सा बिजनेस आपके लिए अच्छा है। अब इसी सवाल के साथ रिलेटेड जो दूसरा सवाल किया जाता है वो है कितनी इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस में होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें E2 का जो मॉडल है उस मॉडल को समझना ज़रूरी है कि E2 के लिए ऑफिशियल थ्रेशोल्ड या ऑफिशियली कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस से मैच करनी चाहिए और वो एक रीजनेबल अमाउंट हो जो कि आपके बिजनेस, यानी आप जो जैसा बिजनेस मॉडल है आपका, जो आपने बिजनेस सिलेक्ट किया उस बिजनेस में जितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उतनी ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा हो तो अच्छा है बट उससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी अब इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने एक फैक्ट्री खोलनी है और आप ये बोले कि मैं 20, 30, 50 हज़ार या $1 लाख से फैक्ट्री ओपन कर लूँगा एक बड़े लेवल की, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट आपको जो है वो आपके बिजनेस के साथ रिलेट करनी ज़रूरी है। अब बहुत सारे जो है वो एक कॉमन, जब ये सवाल मैं पूछता हूँ अपने क्लाइंट से तो कि आपका बजट क्या है या आपने कैसा बिजनेस जो है स्टार्ट करना है, तो उनका ये होता है जी बिजनेस भी आप बताएं और बजट जो है वो भी एनी काइंड ऑफ अ बजट इज़ फाइन। तो जो एनी काइंड ऑफ बजट है उसमें एक लॉजिक की बात है या मतलब आप ये पूछते हैं कि जी लोएस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न्स का बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो आप हमें आइडेंटिफाई करके दें एज अ कंसल्टेंट। तो सीरियसली आप मुझे या किसी भी ऐसे कंसल्टेंट को अगर किसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमें आइडिया हो
जो कि ईजी टू मैनेज हो, जो कि वीज़ा अप्रूवल भी दे दे, जिसका इन्वेस्टमेंट बजट भी मिनिमम से मिनिमम हो और जिसमें पोटेंशियल भी ज़्यादा हो और आपकी कैपेबिलिटीज़ को मैच भी कर जाए, जो कि हमें नहीं पता कि आपकी क्या कैपेसिटी है या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उनको मैच भी कर जाए, और ऐसा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो जो आपको जो है वो फ्यूचर में ग्रो भी करवाए और प्रॉफिट भी जनरेट करवाए। एक ऐसा आइडियल सिनेरियो अगर एज अ कंसल्टेंट मुझे पता हो तो उसको मतलब वो अपॉर्चुनिटी, वो जो बिजनेस है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट नहीं कर रही होगी मार्केट में। तो आपको ये समझना, इसका ये मतलब नहीं है कि बिजनेस की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए या कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आइडेंटिफाई खुद कीजिए कि आपको कौन सा बिजनेस कितने बजट में, आपके पास बजट कितना है और उसमें आप कैसा बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस एंड पे चलाना आपने, हमने नहीं चलाना। तो ये बहुत जरूरी है ये बात को समझना और इस बात को फॉलो करना कि ये 2 सवाल ऐसे हैं कि ये आपके पास इनका नॉलेज होना चाहिए, ना कि किसी अटॉर्नी या किसी कंसल्टेंट के पास इसका जवाब होना चाहिए। अब इसके बाद तीसरा जो सवाल ये आ जाता है कि जो पेमेंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स आपको वीज़ा से पहले करनी पड़ेंगी या वीज़ा के बाद करनी पड़ेंगी। तो मेरी एक डिटेल के साथ वीडियो है जिसमें जो डन बेस वीज़ाज या पेमेंट आफ्टर वीज़ाज और उसके बारे में जो है वो मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। बट इन जनरल E2 वीज़ा में जैसे कि आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने काफ़ी दफ़ा बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि E2 के कॉन्सेप्ट में ये बिजनेस वीज़ा है, जिसका मतलब है कि वीज़ा आपको तभी मिलेगा जब आपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर दी है, बिजनेस आपने इस्टेब्लिश कर दिया है। और वो इस्टेब्लिश से मुराद है कि जब तक पैसे आप अपने क्लीन मनी, सोर्स ऑफ मनी डिक्लेयर करने के बाद अपने खुद के अकाउंट से US के बिजनेस के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो तब तक ये नहीं हो पाएगा, वीजा इशू नहीं हो पाएगा। तो वीजा अप्रूवल तो अपनी जगह पे एक साइड पे हुआ, लेकिन आपकी जब तक इन्वेस्टमेंट आपके अपने खुद के अकाउंट से नहीं होगी तब तक आपकी वीजा एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं होगी, बिकॉज आप उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है आप उसको ही मीट नहीं कर रहे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल इसको कंसिडर करना ज़रूरी है कि आपने जो है वो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट करनी है अपने खुद के अकाउंट से, और उसकी बिहाफ पे ही आपको सिर्फ वीज़ा मिल सकता है। अगर आपकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट से नहीं है तो कोई भी आपको उसका वीज़ा नहीं दिलवा सकता। ठीक है, तो ये आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, जो कि ये होता है कि अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपका कितना लॉस होगा, फीसिस का क्या बनेगा, क्या सर्विस फीस रिफंड होगी या नहीं, और आपके बिजनेस के बारे में क्या डिसीजन होगा। तो इसके जी 2 जवाब जो है वो बनते हैं। मैं इसकी 2 आपको सिचुएशंस बता देता हूँ कि पहली बात तो ये कि ये इन्वेस्टर वीज़ा है और इसमें आपने बिजनेस में चूंकि इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस आपका एक ऐसा एसेट है जो आपने परचेज कर लिया या एक्वायर कर लिया या स्टार्ट कर लिया। ठीक है, वो आपके नाम पे है, कंपनी आपके नाम पे है, वो एक पूरा जो टेंजेबल बिजनेस है वो आपका है। ठीक है, अब इसमें अगर खुदा ना खास्ता रिजेक्ट होता है वीज़ा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे तो यही इसकी जो कॉमन प्रैक्टिस है वो तो यही होती है कि अगर वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो उसके जो ऑब्जेक्शंस, क्योंकि ये चूंकि इन्वेस्टर वीज़ा आपने इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है तो इसमें आपको ऑब्जेक्शंस आएंगे। पहले आपको रीजंस दिए जाएंगे रिजेक्शन के, तो वो रीजंस आप देख के उन ऑब्जेक्शंस को, अगर तो वो आपके सॉल्वेबल ऑब्जेक्शंस हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो है वो खुद सॉल्वेबल ही होते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड कोई कंसर्न्स या क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनको सॉल्व करके आप अपने रीअप्लाई जो है वो कर देते हो केस को, और उसके बाद आपको अप्रूवल जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं या कंसर्न हैं जो कि सॉल्वेबल नहीं है तो भी बिजनेस आपका है। अब उसमें आपके पास इसमें आपके जो लॉस है या जो फाइनेंशियल जो रिस्क है वो 2 चीज़ें हैं। एक आपकी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है और एक आपकी एप्लीकेशन फीसिस के एक्सपेंस हैं। उन एप्लीकेशन फीसिस के एक्सपेंस में मुख्तलिफ तरह के आते हैं, जैसे आपने बिजनेस प्लान बनाया, अपना अटॉर्नी फीस, कंसल्टेंट फीस, एम्बेसी फीसिस, ये सारी जो फीसिस हैं ये आपके बिजनेस एक्सपेंसेस हैं। तो ये बिजनेस एक्सपेंसेस तो आपके डेफिनेटली लॉस है, बिकॉज नोबडी कैन पे यू बैक दैट मनी। आपको कोई भी जो है वो उनका एम्बेसी आपको फीस रिफंड नहीं करेगी, अटॉर्नी फीस रिफंड नहीं करता, कंसल्टेंट फीस रिफंड नहीं करता। ठीक है, इवन जो लेजिटिमेट कंसल्टेंट्स हैं वो रिफंड नहीं करते, बिकॉज इट्स अगेंस्ट देयर सर्विसेज एंड टाइम।
जो काम उस पर हो चुका है आपके फाइल के ऊपर, ये उसकी फीस होती है और ये आपका लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस है जो आपको क्लेम नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब इसके बरक्स में जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है वो आपका लेजिटिमेट बिजनेस है, उसके आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपकी किसी भी वजह से फाइनल डिसीजन आपका आ गया और आप उसको परसू नहीं कर सकते अपने वीजा को, तो आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। आप एज अ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने स्टाफ हायर किया हुआ है, आपका बिजनेस जो है वो स्टाफ कंटिन्यू करता रहेगा और आप उसको एज अ फॉरेन इन्वेस्टर ऑपरेट कर लें। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, फॉरेन में बिजनेस कैसे ऑपरेट होगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। यूएस की मार्केट में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे नहीं रहते या जिनको वीज़ास नहीं चाहिए, वो इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं पे अपने जो है वो रिजाइड कर रहे हैं, लेकिन अब यूएस में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे खुद के, अगर मैं आपको मिसाल दूं तो मेरे खुद के बिजनेसेस हैं। यूरोप में मेरी कंपनी चल रही है, मिडिल ईस्ट में है, पाकिस्तान में है, बहुत सारी और जगहों पे, इवन यूएस के अंदर भी, यहाँ पे भी मेरी बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको मैं खुद ऑपरेट नहीं करता। और ऐसे बहुत सारे पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो खुद ऑपरेट नहीं करते। ठीक है, तो उसके लिए आप एज अ पैसिव इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर अपने बिजनेस को स्टिल ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप फिर भी उस पर कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने बिजनेस को लिक्विडेट कर दें, इस बिजनेस को सेल कर दें। अगर आपने स्टार्ट किया तो आपका यानी जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको आप सेल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई बिजनेस अक्वायर किया है तो वो डिपेंड करता है आपके एग्रीमेंट के ऊपर। सेलर के साथ एग्रीमेंट आपका कैसा था, अगर सेलर के साथ ऐसी कोई कंटिजेंसी आपने साइन की है एग्रीमेंट के अंदर तो उसके मुताबिक सेलर को ही जो है वो बिजनेस रिटर्न हो जाता है। अगर आपने एस्क्रो कराया तो वो एस्क्रो की कंटिजेंसी की बेस पे सेलर को वापस चला जाता है। और अदरवाइज ऑन अ सिंपल ग्राउंड आप उसको बिजनेस को रीसेल कर देते हैं। उस रीसेल की वैल्यू में आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और सेम अमाउंट भी आपको लिक्विडेट हो सकती है। तो दैट बिकम्स अ बिजनेस। तो प्लीज ये कॉन्सेप्ट्स जो है ये समझने और ये क्लियर करने बड़े जरूरी हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर एक इन्वेस्टमेंट का जो बजट है बस वो आपके अकाउंट में पड़ा है तो आप जो है वो E2 को क्वालिफाई कर जाएं या E2 आपके लिए बहुत सूटेबल है। E2 हर एक इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं है जब तक कि वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से ना समझता हो, बिजनेस का कंप्लीट नॉलेज और सेंस ना रखता हो, तो उनके लिए E2 इतना फिजिबल या सूटेबल नहीं है। अब ये इसमें जो आपके जो रिस्क हैं वो रिस्क होना इवन वीज़ा की एप्लीकेशन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इस रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है। उसके लिए हम आपके साथ पूरी तरह से जो है वो कोऑपरेट करते हैं और उसके साथ पूरा जो है वो जितना पॉसिबल मिनिमाइज हो सकता है वो किया जाता है, बट एलिमिनेट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप ये बोले कि आपके फंड्स 100% सिक्योर होंगे और आपका कोई लॉस नहीं होगा इन केस ऑफ रिजेक्शन, तो ऐसा तो फिर E2 वीज़ा आपके लिए नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर रिस्क फ्री बिजनेस इन्वेस्टमेंट होगी तो एप्लीकेशन की क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा। आप इसको USCIS की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं कि फंड्स हैज टू बी commenced, funds has to be dispersed into the business and it has to be a potential risk of loss. अगर E2 नहीं मिलेगा तो पोटेंशियल रिस्क ऑफ लॉस होता है आपको। और देखिए, एक सीरियस बिजनेसमैन के लिए ये रिस्क ऑफ लॉस जो है ये किसी भी सिचुएशन में होता है। आप कोई भी किसी भी अपने होम टाउन में भी जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो रिस्क ऑफ लॉस जो है वो हमेशा रहता ही है। ठीक है, कोई भी बिजनेस 100% गारंटी के साथ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 100% गारंटी है तो वो फिर बिजनेस ऑथेंटिकेटेड नहीं है। ठीक है, वो किसी दूसरी कैटेगरी में फॉल कर जाता है, बिजनेस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों को समझें और उसके बिहाफ पे ये सारे जो कैलकुलेशंस हैं इनको करके फिर आप अपना डिसीजन लीजिए, ताकि आप ये एवेलुएट कर पाएँ कि क्या E2 आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। और अगर ये आपके लिए, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर नहीं सेटिस्फाइड नहीं है या आप इनको कंसीडर नहीं कर रहे तो देन E2 आपके लिए ऑप्शन नहीं है। आप किसी दूसरे वीज़ा प्रोग्राम या दूसरी किसी कंट्रीज के ऐसे प्लान जहाँ पे आपको ज़्यादा सिक्योर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलती हों तो आप उनको फोकस कर सकते हैं, तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप कि मैसेज
क्लियर हो गया होगा। कोशिश यही है कि आपको एक डिटेल्स के साथ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो ले सके और अपनी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस के दरमियान में या पूरे बिजनेस स्टार्टअप के प्लान के दरमियान में आप किसी भी सरप्राइज और इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड कर सके जो बाद में किसी तनाज़े का जो है वो बाइस बने। अगर आपके मजीद कोई कंसर्न्स हैं, कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं, तो मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की दिया गया है। ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं, वेबसाइट एड्रेस मौजूद है। आप प्लीज़ मुझसे रब्ता कीजिए और अपने कोई भी डाउट हैं उनको क्लियरिफाई कीजिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।